हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप मास्टर यश। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त यश शिंपी आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारी सीरीज़ की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र बोर्ड की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, जिसमें आज हमारे पास हमारा पहला लेसन है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमें इस लेसन को ऐसे कंप्लीट करना है, मतलब यही नहीं, आने वाले सारे लेसन्स को हम इस प्रकार कंप्लीट कर लेंगे कि हमारा बोर्ड और अगर हम MST-CT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी हमारा इससे कवर हो सकता है। तर चला मग पटकन PDF ओपन करून घ्या तुम्ही सुद्धा, किंवा मग जर तुमच्याकडे टेक्स्टबुक असेल तर टेक्स्टबुक ओपन करून बसून जा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट लेसन की, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो ये इंट्रोडक्शन हमको दिया है चैप्टर के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मैटर। You have learned in earlier standards that matter occupies space and has mass. Matter can be further classified into pure substances and mixture on the basis of composition. So matter को हम कौन से दो स्टेट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं? मैटर को फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो स्टेप्स में, जैसे कि एक तो प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा मिक्सचर्स। और कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। सो ये हमको एक टेबल दिया गया है जिसमें हमको मैटर को क्लासिफाई करके दिखाया गया है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो मैटर हमारी मेन चीज़ है। मैटर को हमने मैटर को हमने क्लासिफाई किया है दो टाइप्स में, दैट इज़ प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। ओके, रादर अगर हम देखें तो प्योर सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन दो टाइप्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और उसके भी आगे अगर हम देखें तो हम एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स इन तीन टाइप्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इस साइड में अगर देखने जाए तो ये जो मिक्सचर्स है इसको हम होमोजेनस और हेटेरोजेनस ऐसे दो टाइप्स ऑफ मिक्सचर में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक हमारे पास शॉर्ट समरी था, यही हमको पूरे के पूरे लेसन में पढ़ना है। तर चला पुढे जाऊयात आपण। केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल सायन्स. Its knowledge is required in the studies of physical, biological sciences, applied sciences and earth and space sciences. तो केमिस्ट्री एक सेंट्रल साइंस है। इसके बारे में अगर हम देखने जाए तो हर सेक्टर में हमें इस केमिस्ट्री की ज़रूरत पडती आहे। जसं की खूप सारे सेक्टर्स आपले फिजिकल असतील, बायोलॉजिकल सायन्सेस असतील, ॲप्लाइड सायन्सेस असतील, अर्थवर जितके भी सायन्सेस आहे किंवा स्पेसमध्ये कोणते भी सायन्स असतील, केमिस्ट्रीचा यूज हा प्रत्येक ठिकाणी तितकाच होत असतो जितका बाकी गोष्टींचा यूज होत असतो. द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इज एव्हरी ॲस्पेक्ट ऑफ लाईफ. फॉर एक्झाम्पल, द एअर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द फ्लूइड्स वी ड्रिंक, आवर क्लॉथिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूल सप्लाईज एंड सो ऑन। ये सब जो चीज़ें हैं हमारे डेली लाइफ की, इन सब में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। केमिस्ट्री आपल्याकडं पूर्ण सराउंडिंगमध्ये सर्वकडं आहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इस पे जाते हैं। Though it is an ancient science, due to development and advancement in science and technology, chemistry has developed as modern science. केमिस्ट्री को एज अ मॉडर्न साइंस पहले तो इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी साइंस में जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से केमिस्ट्री में भी एक डेवलपमेंट हुआ है और उसको एक मॉडर्न साइंस की तरह देखा जाता है। Technological development in sophisticated instruments expanded our knowledge of chemistry, which now has been used in applied sciences such as medicine, dentistry, engineering, agriculture and in daily home use products। जैसे कि क्या दिया गया है इसमें कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी जो हुई है, मतलब जो हमने डिफरेंट मशीन्स डेवलप किए हैं, उसका भी केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में हेल्प हो रहा है। जैसे कि पहले मेडिकल सेक्टर में भी इतने एडवांसमेंट नहीं थी, लेकिन अब देखने जाए तो मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, मतलब डेंटिस्ट के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब अभी डेवलप हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उनमें भी केमिस्ट्री का ही हाथ है। ठीक है, और सारे जो हम होम यूज प्रोडक्ट्स घर पे जो यूज करते हैं किंवा मग शेती असो, ॲग्रिकल्चर असो, आपल्या डेली लाईफमध्ये प्रत्येक ठिकाणी केमिस्ट्रीचा यूज आपल्याला बरोबरीने दिसत असतो। So we'll go to our next topic, that is 1.2 nature of chemistry. Chemistry is traditionally classified further into 5 branches. केमिस्ट्री को 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायो एंड एनालिटिकल। या 5 ब्रांचेसमध्ये केमिस्ट्रीला डिवाइड केलं गेलेलं आहे, जिसमें से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ये जो 3 ब्रांचेस है ये हम
एज अ थियोरी पढ़ते हैं हमारे बुक्स में वगैरह में सब में। और ये जो बायोलॉजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री है ये हमें थियोरी में भी हम पढ़ते हैं और ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी पढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मेजर पार्ट होता है कार्बन का। कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन की रिएक्शंस, कार्बन मतलब कार्बन की प्रॉपर्टीज़, उसके बारे में सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो वो किसके बारे में होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ ऑल सबस्टन्सेस विच आर नॉट ऑर्गेनिक। नॉट ऑर्गेनिक म्हणजे काय? ज्यांच्यामध्ये कार्बन येत नाही आहे आपल्या, असे हे इनऑर्गेनिक सबस्टन्सेस झाले, म्हणजे ते ऑर्गेनिक नाही आहेत, तर त्यांची स्टडी आपली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीमध्ये येऊ शकते। आगे जाएंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है हमारे पास? फिजिकल केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग केमिस्ट्री। मतलब क्या कि स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग केमिस्ट्री, जो साइंटिस्ट ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं या फिर कुछ कैलकुलेशंस वगैरह जो होता है वो मोस्टली हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। इट डील्स विद द स्टडीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। It is study of atoms, molecules and fundamental concepts related to electrons, energies and dynamics therein। ये सब हम भी आगे पढ़ने ही वाले हैं इन सारे के सारे चैप्टर्स में। आगे ये चैप्टर्स हमको है सारे के सारे। इट प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क फॉर ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। और ये जो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है ना, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क मतलब एक बेसिक जो नॉलेज होती है वो देती है बाकी सारे ब्रांचेस पढ़ने के लिए, समझ में आने के लिए, ठीक है। आगे जाएंगे हम। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। जो टेबल हमने ऊपर देखा था ना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा था कि मैटर को दो डिफ्रेंशिएट किया गया है दो स्टेट्स में, दैट इज़ प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस काय आहेत आणि मिक्सचर्स म्हणजे काय आहेत, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस वर्सेस मिक्सचर्स। Pure substances have a definite chemical composition. They always have the same properties regardless of their origin. Pure substances ऐसे substances हैं जिनमें क्या होता है, डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। मतलब उनको हम कहीं से भी ऑप्ट करें, मतलब अगर समझ लो मुझे कोई सब्सटेंस ज़मीन में मिल रहा है या फिर कोई पानी में मिल रहा है, तो वो कहाँ से मिल रहा है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन उसमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगा वो वैसा ही रहेगा, सेम रहेगा। मिक्सचर्स हैव नो डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड हिंस नो डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। वही अगर मिक्सचर्स को देखने जाए तो सीधा उसके उल्टा है। मिक्सचर्स में कोई डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता है, ना कि डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती है। एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेज अगर हम देखें तो प्योर सब्सटेंसेज के एग्जांपल हमारे पास है प्योर मेटल या फिर डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर दोस्तों हम बाइक्स तो नहीं, कार्स में यूज़ करते हैं। कार की बैटरीज में डिस्टिल वाटर यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स दैट इज़ पेंट। पेंट क्या है? एक मिक्सचर ऑफ ऑयल्स है, पिगमेंट्स, एडिटिव्स बहुत सारा उसमें ऐड किया जाता है तभी एक पेंट बनता है। या फिर कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में हम देखते हैं कि उसमें सिमेंट वगैरह सब कुछ, मराठीत जर म्हणू तर रेती वगैरे खडी जी असते ती सगळी टाकल्या जाते सिमेंटमध्ये, सँड, वॉटर, तेव्हा एक पूर्ण एक कॉन्क्रीट बनत असतं, ठीक आहे। तर कॅन यू टेल व्हॉट आर द मिक्सचर्स अँड प्युअर सबस्टन्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तर हे तुम्ही सॉल्व करा, याच्यातून प्युअर सबस्टन्स कोणते आणि मिक्सचर्स कोणते हे करा तुम्ही, ठीक। आगे जाएंगे। प्योर सब्सटेंसेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंसेस किस में डिवाइड होते हैं आगे चल के? एलिमेंट्स में। किस में डिवाइड होते हैं प्योर सब्सटेंसेस? एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हमको डेफिनेशन टाइप दिया हुआ है कि एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेज विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। मतलब क्या कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते, कोई भी केमिकल चेंजेस उसमें नहीं हो सकता। अगर कोई एलिमेंट है तो फिर वो वही रहेगा, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट को फर्दर क्लासीफाई अगर हम करें तो एलिमेंट 3 टाइप में क्लासीफाई होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि मेटल्स क्या है। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ पे दी हुई है, ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हमें सीईटी में भी हमें इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन इनमें से लस्टर दिखाता है, कौन नहीं दिखाता है। या फिर मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में ऑड मैन आउट हमको 4 ऑप्शन में से एक गलत हो सकता है। और अगर बोर्ड के हिसाब से देखें तो शॉर्ट नोट आया तो फिर तो लिखना ही पड़ेगा हमें। सो मेटल्स को अगर हम देखें तो मेटल्स के पास एक लस्टर, शाइनी अपीयरेंस होता है। दूसरी बात, मेटल्स कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तीसरी बात, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर एंड डक्टाइल। मतलब हम मेटल को छोटे छोटे वायर्स या फिर
डक्टाइल डक्टाइल नेचर उनका होता है, उनको हम अलग अलग शेप दे सकते हैं, उनको हम हैमर्ड भी कर सकते हैं थिन शीट्स में, मतलब मेलेबल नेचर भी उसका होता है। एग्जाम्पल्स है उनके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, मरकरी। मरकरी जो है, मरकरी एक लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर पे, इस बात को ध्यान में रखना। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में हमको पाया जाता है। फिर सेकंड हम देखेंगे नॉन मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले नॉन मेटल्स में अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता है। लस्टर मतलब क्या, एक चमक होती है, मेटल्स चमकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में वो चमक नहीं होती। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे की डायमंड अँड आयोडीन. जो डायमंड आहे, आपण बघतो डायमंड कसा आहे, डायमंड चमकतो, पण डायमंड एक नॉन मेटल आहे, ठीक आहे. डायमंड काय आहे, डायमंड एक ॲलोट्रॉपिक कार्बनचा. आणि आयोडीनसुद्धा जे आहे ती एक नॉन मेटल आहे, पण तीसुद्धा लस्टर दाखवते, मतलब वो क्या होता है, चमकता है. और दूसरी बात कि दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट आणि इलेक्ट्रिसिटीचे पुअर कंडक्टर, मतलब इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते हम. एक्सेप्शन है इसमें ग्रेफाइट, क्योंकि ग्राफाइट जो हमारी पेंसिल में भी होता है, जिसकी लीड होती है हमारी पेंसिल की, वो पेंसिल की लीड हमारी ग्राफाइट की होती है, लेकिन वो नॉन मेटल होने के बावजूद भी करंट पास कर सकता है. तीसरी प्रॉपर्टी है कि कैनॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स और ड्रॉन इनटू वायर बिकॉज दे आर ब्रिटल. ब्रिटल मतलब क्या, इनको हम ठोक ठोक के थिन शीट्स में या फिर वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ब्रिटल मतलब क्या, वो तुट सकते हैं. म्हणजे ज्याला आपण मराठीत पोकळ म्हणतो, की थोडासा पण प्रेशर अप्लाय केला तर ते तुटून जाईल. जो शेप आपल्याला द्यायचा है तो शेप आपल्याला देता येणार नहीं असं. एग्जाम्पल्स इसमें हमारे पास है, जैसे कि आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा. फिर हम मेटालॉइड्स के बारे में देखते हैं. तो मेटालॉइड्स ये क्या होते हैं हमारे पास, ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी. सम एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देखो जैसे कि मैंने बोला वही यहाँ पे दिया हुआ है, उनको हम बोलते हैं मेटालॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स पण त्याला आपण म्हणू शकतो. एक्झाम्पल्स इन्क्लूड आर्सेनिक, सिलिकॉन आणि जर्मेनियम. आर्सेनिक, सिलिकॉन आणि जर्मेनियम हे त्याचे एग्जाम्पल्स आहेत. यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है हमको मेटालॉइड्स की, नहीं आई थिंक कुछ अलग डेफिनेशन है. हाँ, कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस. हाँ देखो, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, जब दो एलिमेंट्स ज्वाइन होते हैं ना तो कंपाउंड्स बनते हैं. अगर ज्वाइन होकर कंपाउंड बन रहा है तो कंपाउंड को तोड़ के एलिमेंट्स भी बन सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि विच कैन बी ब्रोकन. अगर हम एलिमेंट्स के डेफिनेशन में देखें तो वहाँ पे लिखा था विच कैन नॉट बी ब्रोकन, क्योंकि एलिमेंट का सिंपलर सब्सटेंस हम नहीं बना सकते. लेकिन जो कंपाउंड्स है वो एलिमेंट से जुड़कर बनता है, इसलिए कंपाउंड को हम सिंपल बना सकते हैं, उसको तो तोड़ सकते हैं, ब्रोकन कर सकते हैं. इन अ कंपाउंड 2 और 3 एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो. कंपाउंड में 2-3 एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, इसलिए हम उसको अलग अलग कर सकते हैं. मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस इन नो फिक्स प्रोपोर्शन एंड मे बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. मिक्सचर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजेनस और हेट्रोजेनस. वहीं पे अगर हम मिक्सचर्स को देखें तो मिक्सचर में 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, उनका प्रोपोर्शन भी फिक्स नहीं होता है, और उनको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से. जैसे कि मिक्सचर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजेनस में और हेट्रोजेनस में. मिक्सचर के 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं. सबसे पहले सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना. सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर. आई थिंक ये PYQ भी रह चुका है एक टाइम को CET में, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो भी ये इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूशंस होमोजेनस मिक्सचर है या फिर हेट्रोजेनस मिक्सचर है. तो सॉल्यूशंस कैसे है, होमोजेनस मिक्सचर है, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट इट्स बल्क. क्यों, क्योंकि होमोजेनस क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के, वो एक फिक्स रेशियो में मिक्स होते हैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, ठीक है. और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द बल्क. हेट्रोजेनस मिक्सचर में ना मॉलिक्यूल्स थ्रू आउटली मिक्स नहीं होते हैं, मीन्स एक तो सेम प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं या फिर पूरे के पूरे डिजॉल्व नहीं होते हैं, ऐसा कुछ. इसका एग्जांपल देखेंगे तो सस्पेंशन ऑफ एन इंसोल्युबल सॉलिड इनटू अ लिक्विड. हाँ, जैसे कि अगर वाटर में हमने सैंड मिक्स कर दी तो कुछ सैंड के पार्टिकल्स उसमें मिक्स पूरी तरह से नहीं होते हैं. वही अगर हम वॉटर में सॉल्ट डाल दें, जर पाण्यात आपण मीठ टाकलं आणि त्याला जर आपण स्टीर केलं तर ते मीठ त्याच्यात पिघळून जातं पूर्ण. तसं साखरसोबतही होतं. पण माती जर आपण टाकली तर त्याचे काही पार्टिकल्स त्याच्यात डिझॉल्व नाही होणार, तर काही होऊन जातील. तर ते एक हेट्रोजेनस मिक्सचर झालं. आणि पहिले 2 जे मी सांगितले ते झालं आपलं होमोजेनस मिक्सचर.
आगे हम जाएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर पे। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम क्या देखेंगे, यू आर ऑल्सो अवेयर दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स नेमली गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। मैटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। और इसके बारे में हम थर्ड चैप्टर यूनिट 3 का जो चैप्टर 10th है उसमें हम इसके बारे में देखेंगे। इन सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड। सॉलिड्स को सॉलिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं ना वो टाइटली हेल्ड किए जाते हैं एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट ऑर्डर में, और देयरफॉर सॉलिड पोज करते हैं डेफिनेट शेप, और इसलिए वो हार्ड होते हैं, उनका डेफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। और उसी की जगह हम लिक्विड्स को देखने जाए तो लिक्विड कंटेन पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर एंड दे कैन मूव अराउंड विद इन द लिक्विड। लिक्विड में भी पार्टिकल्स क्लोजली होते हैं, लेकिन वो इतना क्लोजली नहीं होते कि वो मूव भी ना कर सके, जैसे कि सॉलिड में होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। और वही अगर हम गैसेस में देखने जाए तो वेयर इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टू दोज इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। वही गैसेस में तो फिर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं। 3 states of matter are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure। टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन अगर हम चेंज करें तो हम एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दूँ तो वाटर को अगर फ्रिज में रखें तो उसको हम सॉलिड भी बना सकते हैं आइस के फॉर्म में, और वाटर को अगर हम बॉईल करें तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब चला जाएगा तब उसको हम स्टीम के फॉर्म में भी गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कुछ आपके लिए लिख रखा है आंसर में। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कौन इनमें से एलिमेंट्स है और कौन इनमें से कंपाउंड्स है, आप भी एक बार जरूर से कर लेना, तुमची प्रॅक्टिस खूप चांगली होऊन जाईल। क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्स्टबुकमध्ये सुद्धा जेवढे क्वेश्चन दिलेले आहेत ना सगळे आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत। कोणते कोणते ते मी सांगत चालतो पुढं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, ये देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम वायर एक स्पार्क के साथ बर्न करता है, जैसे कि दिवाली में हम वो बैटरी टाइप कुछ जलाते हैं ना, उससे जो स्पार्क जनरेट होता है वैसे ही जो मैग्नीशियम वायर है वो हमारी जलती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज एज फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। जो मैटर है उसके 2 प्रॉपर्टीज़ होते हैं मेनली, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसे उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम देखें तो ये वो होती है विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम बाहर से मतलब खुली आंखों से देख सकते हैं कि हाँ ये हार्ड है, ये लस्चरस है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो हम विदाउट चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में मतलब उसको कोई भी छेड़छाड़ न किए हुए हम देख सकते हैं, वो हमारी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि उसका कलर कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, ये यहाँ पे एग्जांपल से देखो, जैसे कि उसका कलर कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। उसकी डेंसिटी कैसी है ये भी हम देख सकते हैं। ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारी। वही अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ विच वेयर सब्सटेंसेज अंडरगो अ केमिकल चेंज एंड देयर बाय एग्जिबिट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। यहाँ पे केमिकल चेंज होता है और उसी वजह से वो एग्जिबिट करते हैं केमिकल कंपोजिशन। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे कि कोल बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कोल एयर में बर्न करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो कोल तो सॉलिड था, लेकिन जब उसने बर्न किया, उसको हमने बर्न किया तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हुआ, उसकी वजह से एक गैस निकली जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। या फिर मैग्नीशियम वायर को हम बर्न करते हैं एयर में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम वायर थी जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर देखा, तो इसको जब हमने बर्न किया तो इसमें से एक तो ल्युमिनन्स निकला, मतलब म्हणजे चमकलं ते, लाईट निघाला त्याच्यातून, आणि त्याच्यासोबत ऑक्सिजनचा प्रेझेन्स तो होताच ॲटमॉस्फिअरमध्ये, तर मॅग्नेशियमने ऑक्सीजनसोबत मिळून मैग्नीशियम ऑक्साइड ही एक गैस बनवून घेतली। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ ना, ये मेजर डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। मेनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। क्वांटिटेटिव मीन्स जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव मीन्स वो उसकी क्वालिटी होती है। ठीक है, व्हेन यू मेज़र समथिंग यू आर कंपेयरिंग इट विथ सम स्टैंडर्ड। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज रिप्रोड्यूसिबल एंड अनचेंजिंग।
मतलब अगर हम कुछ मेज़र करते तो ये 1 किलो है, तो हम उसको किलो में उसको हम किलो में वेट करते हैं या फिर ग्राम में वेट करते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट हमने डिराइव कर रखा है ना कुछ, तो वही वो बोल रहे हैं, ठीक है। मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज मास, लेंथ, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम एक्सेट्रा आर क्वांटिटेटिव इन नेचर. Any quantitative measurement is expressed by a number followed by units in which it is measured. और जो भी कोई क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है वो कुछ नंबर्स में या फिर कुछ यूनिट्स में मेज़र की जाती है. जैसे कि एग्जांपल के लिए देखें तो लेंथ ऑफ अ क्लासरूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 10 मीटर. हियर 10 इज़ द नंबर बट मीटर डिनोट्स द यूनिट विच द लेंथ इज़ मेजर्ड. मतलब कितनी उसकी 10 मीटर की लेंथ है भाई, तो लेंथ मीटर की लेंथ है, मतलब मीटर उसका यूनिट हो गया और 10 उसका क्या हो गया, नंबर हो गया. तो ऐसा नंबर और यूनिट का मिक्सचर करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं. इसी को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी. द स्टैंडर्ड्स आर चूजन आर्बिट्रली विथ सम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया. कैसे? द आर्बिट्ररीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड एज यूनिट्स. यूनिट्स की डेफिनेशन हमको दी हुई है यहाँ पे कि यूनिट्स का डेफिनेशन क्या है कि द आर्बिट्ररीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स को हम यूनिट बोलते हैं. There are several systems in which units are expressed such as CGS, that is centimeter for length, gram for mass and second for time. या फिर CGS होती है या फिर FPS होती है that is फुट पाउंड सेकेंड, या फिर MKS होती है that is मीटर किलोग्राम सेकेंड. ये सारे के सारे सिस्टम्स में हम मेजरिंग कर सकते हैं, लेकिन हम जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो हम CGS या फिर SI सिस्टम का यूज़ हम करते हैं. मेनली हम SI सिस्टम का यूज़ करते हैं जो कि हमारी न्यूली डिराइव सिस्टम है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट इज़ SI यूनिट्स. ठीक है, ये 1960 में हमारे पास फाउंड की गई थी. द मेट्रिक सिस्टम विच ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन लेट 18th सेंचुरी. ये थ्योरी दी गई है SI यूनिट्स के, मतलब SI यूनिट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ वगैरह वगैरह. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, हाँ, लेकिन SI यूनिट्स के बारे में अगर शॉर्ट नोट लिखना हो या फिर कुछ क्वेश्चन हो तो उसमें हम ये सब लिख सकते हैं. हम थोड़ा सा मेन पॉइंट पे आएंगे नीचे कि द SI सिस्टम है 7 बेस यूनिट्स. SI सिस्टम में 7 बेस यूनिट्स है जैसे कि लिस्टेड किए गए हैं इस टेबल में. अदर यूनिट्स लाइक स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब क्या है, इन यूनिट्स से डिराइव किए गए हैं. मतलब बेसिक यूनिट्स ये हैं 7, और इन बेसिक यूनिट्स से फिर वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारे की सारी क्वांटिटीज़ डिराइव की गई है. ठीक है, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं हम, पहली क्वांटिटी हमारे पास है लेंथ. लेंथ सिंबल उसका होता है L, और नेम ऑफ द SI यूनिट है, लेंथ को हम मीटर से डिनोट करते हैं और सिंबल उसके पास है M. उसके बाद हमारे पास आता है मास. मास होता है हमारे पास M इन द किलोग्राम, एंड SI यूनिट उसके लिए होता है kg. टाइम हमारे पास होता है T स्मॉल वाला, जिसका यूनिट SI यूनिट होता है सेकेंड, और इसको हम यूनिट सिंबल देते हैं स्मॉल s. उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास एक यूनिट फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम कैपिटल I से सिंबलाइज करते हैं. नेम ऑफ SI यूनिट इसका है एम्पियर, और इसका सिंबल है हमारे पास कैपिटल A. उसके बाद हमारे पास आता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, जिसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं. केल्विन में हम इसको मेज़र करते हैं, दैट इज़ उसके SI यूनिट केल्विन है, और इसको हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल K से. सिक्स्थ है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम N से, जिसको हम मोल भी बोलते हैं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं, जिसको हम MOL इस सिंबल से डिनोट करते हैं. और फिर लास्ट में आता है हमारे पास सेवन्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज़ IV. इसको हम कैंडेला यूनिट से डिनोट करते हैं और इसका सिंबल है CD. ठीक है, चलो एक एक को हम देखेंगे. जैसे कि मास एंड वेट, और मास और वेट का डिफरेंस हमने बचपन में भी पढ़ा है, 9th-10th में भी पढ़ चुके हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सबसे पहले यही आता है, मास एंड वेट. तो चलिए देखते हैं. वी नो दैट मैटर हैज़ मास, सो मास इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इनहेरेंट मतलब वो होगी ही उसके पास, मास तो होता ही है किसी ना किसी का, कुछ ना कुछ. इट इज़ द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर अ बॉडी कंटेंट्स. एक बॉडी में कितना मैटर कंटेंट है उसका मेजर मतलब मास. द मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट वेरी एज इट्स पोजिशन चेंजेस. पोजीशन भी चेंज की, मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और वहाँ से मैं 10 मीटर आगे भी चला जाऊँ तो फिर मेरे मास में कुछ चेंज नहीं होगा. मतलब मास पोजीशन वाइज वेरी नहीं करता है, पोजीशन वाइज मास कांस्टेंट होता है. मास को अगर हम देखें तो मास पोजीशन वाइज वेरी नहीं करता है, मास कांस्टेंट होता है. ऑन द अदर हैंड अगर हम वेट ऑफ द बॉडी को देखें तो वो रिजल्ट है ऑफ द मास एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. क्या कि जो वेट ऑफ द बॉडी होता है उसमें मास और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दोनों का हाथ होता है. म्हणजे काय,
द वेट ऑफ द बॉडी वेरीज बिकॉज द ग्रेविटेशनल अट्रॅक्शन ऑफ द अर्थ फॉर द बॉडी वेरीज विथ द डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थच्या सेंटरपासून जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट करतो तो वेगवेगळ्या पोझिशन्सवर वेगवेगळ्या डिस्टन्सेसवर डिफरंट असतो. म्हणजे जर तो आपण पोलवरती उभं आहे तो वेगळा असेल, आपण इक्वेटरवरती उभं आहे तो वेगळा असेल. मीन्स आपलं पोलवरती वेट जास्त येईल आणि इक्वेटरवरती वेट कमी येईल, कारण की तिथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा डिफरेंस पड़ता असतो. ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ जो होता है उसके हिसाब से हमारा वेट डिफाइन करता है. हिंस द मास ऑफ द बॉडी इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इज वेट. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि द मास ऑफ द बॉडी इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स वेट. द बेसिक यूनिट ऑफ मास इज द एसआई सिस्टम इज किलोग्राम. मास का एसआई यूनिट बेसिक सिस्टम में अगर हम देखें एसआई सिस्टम में तो वो किलोग्राम होता है. However, fractional quantity ग्राम इज यूज फॉर वेइंग स्मॉल क्वांटिटीज़. छोटी क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए हम ग्राम का यूज़ करते हैं. देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स इट इज़ डिफाइंड एज. ये ध्यान रखना, ये यूनिट्स कन्वर्जन बहुत काम में आते हैं. दैट इज़ 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम. ठीक है, आगे हम देखेंगे लेंथ. लेंथ के बारे में देखते हैं कि इन केमिस्ट्री वी कम अक्रॉस लेंथ वाइल एक्सप्रेसिंग प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, वेव लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड सो ऑन. केमिस्ट्री में हमको लेंथ की ज़रूरत का पे पडते. ॲटॉमिक रेडियस जर आपण बघत असलो किंवा आपण कोणाची बॉन्ड लेंथ मेजर करत असलो किंवा वेवलेंथ मेजर करत असलो आपण एखाद्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनची, तर त्या ठिकाणी आपल्याला लेंथची गरज पडत असते. दिस क्वांटिटीज आर व्हेरी स्मॉल. देयरफॉर फ्रॅक्शनल युनिट्स ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ आर यूज. फॉर एग्जाम्पल नैनोमीटर, ये एक यूनिट है लेंथ का. पिकोमीटर ये एक यूनिट है. हियर 1 नैनोमीटर की वैल्यू 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होती है और 1 पिकोमीटर की वैल्यू 10⁻12 पिकोमीटर में होती है. मैं आगे चल के कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी लाने वाला हूँ जिसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे. ट्रिक की भी हम सीरीज़ लेंगे जिसमें ये जो वैल्यूज़ होते हैं उनको कैसे याद किया जाता है वो भी हम देखेंगे. फिर आगे हम आते हैं थर्ड हमारा वॉल्यूम. तो वॉल्यूम में हम देखते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. एक 3D ऑब्जेक्ट जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको हम उसका वॉल्यूम बोलेंगे. मतलब आपकी बॉडी ने जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है आपकी बॉडी का वो उतना वॉल्यूम है. ठीक है, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द शेप. वो शेप पे डिपेंड नहीं करता है. जिसका जैसा भी शेप हो उसका कुछ ना कुछ डेफिनेट वॉल्यूम होता ही है. फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस अ कॉमन यूनिट लीटर इज़ यूज्ड. लीटर का यूज़ किया जाता है जो कि एक एसआई यूनिट नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर हमें गैस या फिर कोई भी लिक्विड मेज़र करना हो तो हम लीटर का यूज़ करते हैं एज अ एसआई यूनिट. तो फिर ये कन्वर्जन बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सॉल्व करते वक्त ध्यान में नहीं आता है, लेकिन अगर ध्यान में आ जाए तो इससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है सॉल्व करना. So 1 liter equals to 1 decimeter cube which is equals to 1000 milliliter which is equals to 1000 centimeter cube. और वैसे ही अगर हम देखें तो 1000 centimeter cube equals to 10 centimeter into 10 centimeter into 10 centimeter. मतलब ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया उसका. ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज एक्सप्रेस एज मीटर क्यूब दैट इज m क्यूब. ये वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है, ना कि लीटर. मीटर क्यूब है ऐसा यूनिट वॉल्यूम का. आगे हम देखेंगे तो वॉल्यूम हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि देखो ये एक पूरा का पूरा ब्लॉक है. तो इस ब्लॉक का जो एक पार्ट है ये 1 सेंटीमीटर का है और ये 10 सेंटीमीटर का पूरा है यानी कि 1 डेसीमीटर. तो इसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है वो हम फाइंड कर सकते हैं. तो उस हिसाब से हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, आगे हम जाएंगे. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लासवेयर आर यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस. फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट, पाइप टी एक्सेट्रा. ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं. इनके नाम ध्यान में रखना, दैट इज़ ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट या फिर पाइप टी. अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज़ यूज टू प्रिपेयर अ नॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन. किसी सॉल्यूशन का अगर हमको फिक्स वॉल्यूम प्रिपेयर करना है तो हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ करते हैं. उस फ्लास्क में क्या होता है, उस फ्लास्क में हमको लेवल्स दी गई होती है जैसे कि ये 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml एंड सो ऑन. ये एक है कि यहाँ तक अगर भर गया तो ये 25 ml की पूरी फ्लास्क है हमारे पास, जिसको फ्लास्क नहीं है, पाइप टी है. इसको हम सिलेंडर बोलेंगे. ये हमारे पास 25 ml की पाइप टी है. ये हमारे पास 50 ml का ब्यूरेट है. ब्यूरेट को यहाँ पे क्या होता है, पंप भी होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप करके फ्लो को बंद कर सकते हैं.
और यहाँ पे हमारे पास ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है जिसमें 250 ml का वॉल्यूम का हमने ये कुछ लिक्विड है जिसको भर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। आगे हम फोर्थ पॉइंट पे जाएंगे जो है डेंसिटी। डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी की एक डेफिनेशन हमको यहाँ पे दी गई है, डेंसिटी की डेफिनेशन हमको दी गई है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम किसी का भी अगर होगा तो उसको हम उसकी डेंसिटी बोलेंगे। इट इज़ डिटरमाइंड इन द लैबोरेटरी बाय मेजरिंग बोथ द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल। द डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड करें तो हमें डेंसिटी मिल जाती है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, सो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन एज फॉलोज। अगर हम एसआई यूनिट डेंसिटी को ऑब्टेन करने जाए तो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। SI unit of density is equals to SI unit of mass upon SI unit of volume, मतलब kg अपॉन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को ऊपर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, kg मीटर क्यूब, ठीक है। CGS यूनिट में अगर हम उसको देखें तो वो हमारे पास हो जाएगा ग्राम पर ml, जिसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर ml इनवर्स लिख सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है, कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है उसको मेज़र कर सकते हैं, तो उस मेज़रमेंट को हम टेम्परेचर बोलेंगे। देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेज़र टेम्परेचर। सबसे पहले डिग्री सेल्सियस, फिर आते हैं हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट, और फिर आते हैं हमारे पास डिग्री केल्विन। यहाँ पे अगर हम देखें तो केल्विन इज़ द एसआई यूनिट। केल्विन ये क्या है, एक एसआई यूनिट है, ठीक है। थर्मोमीटर्स की डायग्राम हमको नीचे दी गई है जो हम देखेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। जनरली द थर्मोमीटर विथ सेल्सियस स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस वेयर दिस टू टेम्परेचर्स आर रिस्पेक्टिवली द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। जैसे कि हमको पता ही है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर की केस में, ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। These are represented on Fahrenheit scale as 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हमको 3 अलग अलग यूनिट्स पे थर्मोमीटर दिए गए हैं, ये केल्विन में है, ये सेल्सियस में है और ये फ़ारेनहाइट में है। तो अगर हम गौर से देखें तो केल्विन पे जो 0 है वह सेल्सियस में -273 है और फ़ारेनहाइट में -459 है। और अगर हम सेल्सियस की 0 पे आ जाए तो वहाँ पे केल्विन कितना होता है, +273 और फ़ारेनहाइट कितना होता है, 32। यही दो चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जब केल्विन 0 होता है तब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितना होता है, और जब सेल्सियस 0 होता है तब केल्विन और फ़ारेनहाइट कितना होता है, ठीक है। बाकी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, आप पढ़ सकते हो। फिर नीचे हम आएंगे तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर ऑन 2 स्केल्स आर रिलेटेड। अगर हमको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या फिर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो अगर हम 9/5 करके उससे डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई करके उसमें 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। जैसे कि अगर अभी एग्जांपल के लिए हम लेंगे कि हमारे पास समझो 2 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 9/5 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा तो थोड़ा इजी करने के लिए चलो हम 10 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस था हमारे पास जिसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 9/5 इंटू हम क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस दैट इज़ 10 और प्लस करेंगे 32, सो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और फिर 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा और यहाँ से 32 प्लस हो जाएगा, सो 18 + 32 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10, 3 1 4 और 5, तो 50 फ़ारेनहाइट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। द केल्विन स्केल इज़ रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज फॉलोज, और ये तो हमको बहुत पहले से पता है कि केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में करना हो, डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में करना हो तो हमको क्या करना पड़ता है, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करना पड़ता है। फिर हम आते हैं आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसमें हम देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं हमारे पास 5 से 6 लॉज हैं
जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने वो लॉज दे रखे। तो चलो एक एक करके देखते हैं। द एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म कंपाउंड्स। दिस प्रोसेस इज गवर्न बाय 5 बेसिक लॉज डिस्कवर्ड बिफोर द नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में नहीं पता था हमको, उससे पहले हमने क्या किए हैं, इन 5 लॉज को डिफाइन किया है। जैसे कि सबसे पहला लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कलर चेंज कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये किसने दिया था? एंटोनी लेवॉइजर ने। कब? 1743 से 1794 के बीच में। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको रेफ़र किया जाता है एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इनको ये तख्त दिया गया है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ही केयरफुली परफॉर्म मेनी कॉम्बशन एक्सपेरिमेंट्स, नेमली बर्निंग ऑफ फॉस्फरस एंड मरकरी बोथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. Both resulted in an increase in weight. After several experiments, he found that the weight gained by the phosphorus was exactly the same as the weight lost by the air. So he observed that total mass of reactants equal to total mass of products. मतलब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक रिएक्शन परफॉर्म की फॉस्फोरस की, तो जितना फॉस्फोरस रिएक्टेंट में कंज्यूम हुआ था उतना ही वेट लॉस बाय द एयर था। मतलब दोनों चीज़ें सेम थी। उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जितना रिएक्टेंट्स का मास होता है, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उनका भी मास उतना ही होता है। और ये बात हमको ध्यान रखनी है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स आफ्टर द रिएक्शन। जब हाइड्रोजन गैस बर्न एंड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू यील्ड वाटर, द मास ऑफ द वाटर फॉर्म इज इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंज्यूम। मतलब जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स करके H2O बना रहे हैं, तो उस हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वेट एडिशन किसके इक्वल होगा? H2O के वेट के इक्वल। Thus, the law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed. इसलिए बोला गया था कि मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। कार्बन और ऑक्सीजन का मास था, कार्बन और ऑक्सीजन तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने क्या बना लिया? H2O बना लिया। तर मग त्यांचं जे कार्बन और ऑक्सिजनचं मास होतं ते कशामध्ये ट्रान्सफॉर्म झालं? H2O मध्ये ट्रान्सफॉर्म झालं। ठीक आहे। सेकंड लॉ आपल्याकडे आहे कोणता? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसमें क्या है? फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट के सैंपल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। ऑन वन ऑफ द सैंपल्स वॉज नेचुरल इन ओरिजिन एंड द अदर वॉज सिंथेटिक वन। मतलब एक नेचुरली मिल रहा था और दूसरा सिंथेटिकली बनाया गया था। ठीक है। ही फाउंड दैट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट वॉज सेम फॉर बोथ द सैंपल्स एज शोन बिलो। मतलब उन्होंने क्या किया? नेचुरल सैंपल था, नेचुरल सैंपल में परसेंटेज ऑफ कॉपर उनको इतना मिला 51.35, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 38.91 मिला, और फिर परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना मिला? 9.74। जब उन्होंने सिंथेटिक सैंपल लिया तब भी उनको सब कुछ सेम ही दिखा। इसका मतलब उन्होंने क्या बोला कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट्स बाय वेट। अगर मैं आपको एक कंपाउंड दे दूँ, मतलब मैं अगर आपको H2O दे दूँ, बेसिकली देखने जाए तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर मैं आपको पानी ला के दूँ, मतलब H2O ला के दूँ, तो मैं आपको गंगा जल दूँ या फिर कैंपर से ला के दूँ या फिर कहीं से भी ला के दूँ, पानी तो पानी होगा ना। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा कॉम्बिनेशन का, वो सेम होगा। पानी आप कहाँ से भी लो, लेकिन उसका जो रेशियो होगा ना कॉम्बिनेशन का, वो सेम होगा। H2O मतलब 2:1 का ही रेशियो होगा। तो ये एक डेफिनेट कंपोजिशन है ना, ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है, ये कैसे कहीं भी चेंज नहीं होने वाला है। आप पानी कहाँ से भी ले लो, पानी की जगह आप दूसरा कौन सा ही कंपाउंड ले लो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड आप कौन से भी रिएक्शन से प्रोड्यूस करो, लेकिन उसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन होंगे, होंगे ही होंगे, कहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड आप प्रोड्यूस करो। तो ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। थर्ड लॉ हमारे पास आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये हमें दिया था जॉन डाल्टन ने 1803 में। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द 2 और मोर एलिमेंट्स में फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। मतलब 2 एलिमेंट्स मिलके एक या फिर एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समराइज मेनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन सच कंपाउंड्स कि व्हेन 2 एलिमेंट्स A and B form more than 1 compound, the masses of elements B that combine with the given mass of A are always in the ratio of small whole numbers। मतलब B का जो मास है, जो A के साथ कंबाइन करके एलिमेंट्स बना रहा है, तो उन दोनों में से जो एक का मास होगा ना, या फिर
मास का जो रेशियो होगा वो एक का फिक्स होगा और दूसरे का चेंज होगा, उस दूसरे के चेंजेस की वजह से अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, लेकिन उनमें से एक का मास फिक्स रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देखें तो हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, दो कंपाउंड्स फॉर्म करता है, पहला तो वाटर और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर हम करेंगे तो हमको वाटर मिलता है, वही अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन करेंगे तो हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है। चेंज कहाँ पे आया, ठीक से देखेंगे तो चेंज यहाँ पे आया है। पहले हमने वाटर कितना, ऑक्सीजन कितना लिया था, 16 ग्राम लिया था, फिर हमने ऑक्सीजन कितना लिया, 32 ग्राम ले लिया। हाइड्रोजन को हमने फिक्स रखा, लेकिन हम मतलब अगर रेशियो से देखने जाए तो ये 1:8 का रेशियो है इसका, और इसका रेशियो कितना है, 1:16 का रेशियो है। मतलब हमने क्या किया, हाइड्रोजन को फिक्स रखा, मतलब एक तो फिक्स है लेकिन जो दूसरा है वो चेंज हो रहा है, और उस दूसरे के चेंज की वजह से जो कंपाउंड्स बन रहे हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि यहाँ पे वाटर मिला, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला। तो ये हमको बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि एक का कंपोजिशन फिक्स होगा, एक का रेशियो फिक्स होगा, दूसरे का रेशियो डिफरेंट होगा, तो फिर उस दूसरे के डिफरेंट रेशियो होने की वजह से अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे उसके अलग अलग वैल्यूज़ पे। Here, it is found that the two masses of oxygen, that is 16 gram and 32 gram, which combine with a fixed mass of hydrogen, that is 2 gram, are in the ratio of small whole numbers, that is 16:32 and 1:2, जो कि मैंने आपको बताया अभी। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी क्या बनाते हैं, दो कंपाउंड्स बनाते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर से भी एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और दूसरा बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज़ NO2, और ये होता है हमारे पास NO और ये होता है NO2। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस देख लो, यहाँ पे भी नाइट्रोजन फिक्स है, ठीक है, एक एलिमेंट फिक्स है। ऑक्सीजन यहाँ पे 16 ग्राम लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन 32 ग्राम लिया, मतलब डबल से ले लिया। तो यहाँ पे तो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो ऐसा ही हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, जिसके हमने दो एग्जांपल अच्छे से देख लिए। आई होप आपको बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हियर यू फाइंड दैट द टू masses ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 16 ग्राम एंड 32 ग्राम, when combined with a fixed mass of nitrogen, that is 14 gram, are in the ratio small whole numbers, that is 16:32 और 1:2। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। सिमिलर एग्जांपल्स और कौन से हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि CO2, CO एंड CO2, ये एग्जाम्पल हो सकता है 1:2 रेशियो का। SO2 एंड SO3, जिसमें 2:3 का रेशियो होता है। चलिए अब देखते हैं हम हमारा फोर्थ लॉ, जिसका नाम है गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये हमको क्या बताता है, दिस लॉ वॉज पुट फोर्थ बाय गै-लुसैक इन 1808। और इस लॉ की स्टेटमेंट हमको ये बताती है कि व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन, they do so in the simple ratio by volume, provided all gas are at same temperature and same pressure। मतलब क्या, when gases combine or produce, गैस कंबाइन होती है या फिर प्रोड्यूस होती है तो वो डू सो इन द सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आगे देखेंगे हम इलिस्ट्रेशन। First, under the same condition of temperature and pressure, 100 ml of hydrogen combines with 50 ml of oxygen to give 100 ml of water vapor। ठीक है, 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और मिला कितना हमको, 50 ml ऑफ वाटर वेपर मिला। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने मिक्स किए हमने, इसके 2 वॉल्यूम मिक्स किए, इसका 1 वॉल्यूम मिक्स किया, तो इसके 2 वॉल्यूम हमको मिल गए। ये मोल मास रिलेशनशिप होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, thus the volumes of hydrogen gas and oxygen gas which combine together, that is 100 ml and 150 ml, producing 2 volumes of water vapor which amounts to 100 ml, bear a simple ratio of 2:1:2। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 100 ml है, ये 2 वॉल्यूम है, ये उसका हाफ है, दैट इज़ 1, और ये जो प्रोडक्ट हमको फॉर्म हो रहा है वो 100 ml है फिर से। तो अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, 1 liter of nitrogen gas combines with 3 liter of hydrogen gas to produce 2 liter of ammonia। अब यहाँ पे तो देख लो, यहाँ पे 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ मिलके 2 वॉल्यूम अमोनिया के बनाता है। Thus the volume of nitrogen gas and hydrogen gas which combine together, that is 1 liter and 3 liter, and volume of ammonia gas produced, that is 2 liter, bear a simple whole number ratio।
अब इनमें सिंपल होल नंबर रेशियो कितने का है, 1:3:2 का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस बात को ध्यान में रखना क्या कि Gay-Lussac discovery of integer ratio in volume relationship is actually the law of definite proportion by gaseous volume। ये लॉ भी डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, हम गैसेस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, आगे देखेंगे। फिफ्थ लॉ हमारे पास आता है अवोगाद्रोज लॉ। अवोगाद्रोज लॉ हमको क्या बोलते हैं, जो स्टेटमेंट मैंने गलती से आई थिंक फर्स्ट लॉ में बोल दी थी, वो स्टेटमेंट यहाँ की है, दैट इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसी को यहाँ पे दिया है थोड़ा अलग लैंग्वेज में, दैट इज इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो एक इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के प्रेजेंट होंगे। इफ़ वी कंसिडर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर वेपर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हमको एक रिएक्शन दी हुई है, दैट इज़ 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 100 ml ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या है, 2:1:2 का हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशियो है। Gay-Lussac's लॉ क्या बोलता है कि 2n मॉलिक्यूल्स और 2n मॉलिक्यूल्स का रेशियो है। तो अवोगाद्रोज लॉ क्या बोलता है, 2 मॉलिक्यूल्स इज टू 1 मॉलिक्यूल इज टू 2 मॉलिक्यूल का रेशियो है। वी सी दैट 2 molecules of hydrogen combine with 1 volume of oxygen to give 2 volumes of water vapor without leaving any unreacted oxygen। हाँ, ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि कोई ऑक्सीजन रिमेन नहीं रह रहा है, सारे के सारे रिएक्ट कर जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो लॉ, जर एक वॉल्यूम कंटेन करतो n मॉलिक्यूल्स, तर 2n मॉलिक्यूल्स कंटेन करतील 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ हायड्रोजन कंबाईन करतील n मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सिजन सोबत टू गिव्ह 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर। म्हणजे काय, इफ वन वॉल्यूम ऑफ कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स, एका वॉल्यूममध्ये n मॉलिक्यूल्स प्रेझेंट आहे, तर 2n मॉलिक्यूल्स कितीमध्ये प्रेझेंट असतील असं त्यांनी म्हटलं आपल्याला। तर 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर त्यासाठी हायड्रोजन किती कंबाईन करावं लागेल व, तर हे सगळं समजायसाठी therefore 2 molecules of hydrogen gas combine with 1 molecule of oxygen to give 2 molecules of water vapor। इसीलिए 2 molecules of hydrogen combine होते हैं ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ to form 2 molecules of water vapor। ठीक है, अवोगाद्रो could explain the above result by considering the molecules to be polyatomic। अगर अवोगाद्रो इन मॉलिक्यूल्स को पॉलीएटॉमिक कंसिडर करते हैं तो फिर वो एक्सप्लेन कर सकते थे अबव रिजल्ट को। इफ़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वेयर कंसिडर्ड एज डायएटॉमिक एज द रिकॉग्नाइज नाउ, देन द अबव रिजल्ट्स आर इजीली अंडरस्टैंडेबल। अगर तब तो उनको वो पता नहीं था, लेकिन अब हमको वो पता है, तो उस हिसाब से अगर हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को डायएटॉमिक अगर कंसिडर करें तो ये सारे जो रिजल्ट्स इन्होंने दिए हैं ना, ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है हमें। ठीक है, तो हमको यहाँ पे भी एक चीज़ रिमेंबर करनी है कि अवोगाद्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल इन प्रेजेंट टाइम। अवोगाद्रो सर ने क्या किया था, डिस्टिंक्शन किए थे बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल इन प्रेजेंट टाइम। मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिफरेंट कैसे है वो उन्होंने हमको बताया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखना, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये दोनों मिलके कितने हो गए, 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। क्या फॉर्म कर रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। 2 वॉल्यूम मतलब वही H2 + O फॉर्म्स 2H2O। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हम आज स्टॉप करते हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से कंटिन्यू करेंगे आगे, और फिर इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे पूरा का पूरा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो हम यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इस सीरीज़ को हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे और आपके साथ साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल नाउ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।